नमस्कार, मैं दीपक राय काशी टाइम्स में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देखते होंगे कि तमाम सरकारें ये दावा करती हैं कि हमारी सरकार आने पर भ्रष्टाचार मुक्त देश और प्रदेश होगा, परंतु प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लगातार शिक्षण संस्थानों में मामला ये सामने आ रहा है भ्रष्टाचार का। आपको हम बताते चलें कि चाहे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो, या अभी अभी कुछ दिन पहले संतुष्टि हॉस्पिटल का भी मामला आप लोगों के सामने आया। आज हम मौजूद हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पूर्व में रहे एमएस डॉक्टर ओपी उपाध्याय सर के साथ, और सर का ये दावा है और सर ये इल्जाम भी लगा रहे हैं कि इस वक्त स्थायी रूप से जो एमएस के पद पे नियुक्ति होनी है उसमें काफी बड़ी धांधली की बात सर के द्वारा कही जा रही है, और सर ने कुलपति पर भी इसका इल्जाम लगाया है। पहले तो सर आपका स्वागत है काशी टाइम्स में, और आप हमारे दर्शकों को सर बताइए कि क्या बात है कि इतनी बड़ी मामला सामने आप ले आने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय जो स्थायी नियुक्ति जो एमएस की होनी है, जो कि अभी अब तक अस्थायी रूप से है, एमएस का क्या मामला है? आप पूरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए कि इसमें धांधली कहां से और क्या हो रही है। देखिए, काशी हिंदू विद्यालय का ये जो चिकित्सालय है, चिकित्सा विज्ञान संस्थान और सुंदर अस्पताल, ये पूर्वांचल का एम्स कहा जाता है। इससे बड़ी आशाएं हैं पूर्वांचल, पश्चिमी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के सटे हुए राज्य, कुछ पार्ट उड़ीसा का है, इधर कुछ मध्य प्रदेश का सटा हुआ पार्ट, करीब करीब 20 से 25 करोड़ जनता की सेवा यह हॉस्पिटल बखूबी करता रहा है सीमित संसाधनों के बावजूद। यहाँ पर स्थायी चिकित्सा अधीक्षक का पद रहा है, मगर विगत करीब 50 वर्षों से इसको अस्थायी रखा गया। इस पर कभी प्रयास नहीं किया गया रेगुलर नियुक्ति की। इससे क्या होता है, संस्था हमेशा जो है वह अच्छे से उन्नति नहीं कर पाती है, प्लानिंग लॉन्ग टर्म नहीं होती है। तदर्थवाद से कोई भी संस्था अच्छे से या परिवार नहीं चल सकता है, सरकार नहीं चल सकती है। यहाँ ये हुआ 2017 में एक साक्षात्कार हुआ रेगुलर एमएस का, उसमें मैं भी दावेदार था। वह लिफाफा इसलिए नहीं खुल पाया कि एक सदस्य लड़ गए और कहे कि नहीं ये नहीं खुलेगा। कोई और निर्णय नहीं लिया। संविधान के अनुसार यह है कि कोई भी संसदीय है सिलेक्शन कमेटी की, तो उसको कार्यकारिणी परिषद खोलेगी, अगर उसमें गड़बड़ी है तो रिजेक्ट करेगी और कारणों के साथ विजिटर पास भेजेगी, क्योंकि चिकित्सा अधीक्षक का पद स्टैट्यूटरी ऑफिसर का पद है। ये नहीं किया गया। सन 2016 13 अप्रैल से मैं चिकित्सा अधीक्षक, मैं भी अनाकरी था, और मेरे समय में आप देख सकते हैं चिकित्सालय में 26 महीने में एम्स का दर्जा दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। हम लोग प्रयास से सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग बनी, एमसीएच विंग बना, आरआईओ बन रहा है, और अनेकानेक यहाँ उन्नतियां हुई। मैं 3 जुलाई को हटा, 62 साल का हो गया। सरकार का ये आदेश आ गया कि 62 साल के बाद डॉक्टरों को कोई प्रशासनिक पद नहीं रहेगा। मेरा लिफाफा 25 सितंबर को बंद हुआ, 26 सितंबर को कार्यकारिणी में आपत्ति लगा दी गई, और 1 अक्टूबर को आदेश 62 साल वाला आ गया। तो यह दुर्भाग्य था। लेकिन जब 19 दिसंबर को 2019 को राष्ट्रपति महोदय ने अध्यादेश, हमारा जो ऑर्डिनेंस बी चुका, उसमें अमेंडमेंट कर दिया और कहा कि एम्स के बराबर सारी सुविधाएं, सेवा शर्तें आईएमएस और चिकित्सालय को मिलेंगी। एम्स में चिकित्सा अधीक्षक को 65 वर्ष तक रखा जाता है। तब मैंने अपील किया कुलपति जी से कि हमें भी 65 साल का मानते हुए आप लिफाफा खोलिए। मुझे उम्मीद है मेरा हुआ है, लेकिन जिसका भी हुआ हो आप खोले, और जिसको हुआ उसको 65 साल रखे। वो नहीं माने, आज तक नहीं माने। चलिए वो छोड़िए, उन्होंने जबरदस्ती रीएडवर्टाइज कर दिया पद। एडवर्टाइज किया, अच्छी बात है, अच्छे लोग नियुक्ति करिए, हम भी चाहेंगे जनता का भला हो। लेकिन इनकी मंशा साफ नहीं है। क्यों? 6 एप्लीकेंट आए, 6 एप्लीकेंट में केवल एक व्यक्ति है जो उसमें योग्य है, हमारे जो एडवर्टाइज हैं वो पूरा करता है, 5 नहीं। मांगा गया है कम से कम अस्पताल प्रबंधन में, जो अस्पताल में हो, 10 वर्ष का वरिष्ठ पोजीशन में अनुभव 30 बेड अस्पताल में। 5 लोगों में नहीं था। एक व्यक्ति इनका बड़ा चहेता है, डॉक्टर सौरभ सिंह, नाम लूंगा तो नाम खुल गया है जी। उन्होंने अभी 2-3 महीने पहले डिप्टी एमएस बनाया।
जबकि वो डिप्टी एमएलसी भी योग्यता नहीं रखते। डिप्टी एमएलसी जो रिटायर्ड हुआ है उसमें मांगा गया 5 वर्ष का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस अस्पताल प्रबंधन में, नहीं है उनके पास। चलिए बना दिया ड्यूटी पर, चलेगा। उनको इन्होंने 5 लाख एक बार में ऑर्डर देने का, 5 लाख का इनको पावर दिया कि 1.5 करोड़ तक का हर महीने परचेज कर सकते हैं। 5 लाख का पावर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी नहीं है, अकेले कुलपति जी को भी नहीं है, फाइनेंस ऑफिसर डायरेक्टर और रजिस्ट्रार को नहीं है। आखिर क्यों दे दिया? इसके पीछे आप मजा समझ सकते हैं। एमएस को भी नहीं है। जब एमएस है, अगर कोई दिक्कत है तो एमएस करते हैं, परचेज कमेटी कर दी। चलिए ये भी आपने इलीगल काम किया, फाइनेंस कमेटी में ये प्रपोजल टर्न डाउन हो गया है, फिर वो ये चालू है। चलिए ये हम दिखा रहे कैसे पक्षपात कर रहे हैं। फिर ये कहे कि उसको एमएस बनाना, जल्दी से इंटरव्यू कर दिया जाए। डायरेक्टर जो है आईएमएस के, वो हमारे अधिनियम के तहत अध्यक्ष होते हैं 60 डिस्ट्रिक्ट कमेटी की, जितने एप्लीकेशन आते हैं उनको छाटा जाता है। डायरेक्टर देखे तो कभी इसमें कोई योग्य है नहीं, एक ही है, इसलिए ये इंटरव्यू नहीं हो सकता, ये हम नहीं करेंगे, 5 का योग्य है। तो इन्होंने दबाव बनाया, दबाव नहीं चला। तब ये इलीगल ढंग से रेक्टर और लीगल एडवाइजर्स करके सब लोगों को संसदीय कार्यालय सब इंटरव्यू देंगे। सबको क्यों बुलाए? ताकि कोई कोर्ट न जाए। जब मुझे पता लगा तो ऐसा है कि मैंने कई लोग बात की, लोग हमसे करने लगे बड़ा गड़बड़ हो जाए, बड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, ऐसे आदमी बनाने जा रहा है जो कि योग्य नहीं है, हम साल जो है चल नहीं पाएगा। देखिए जिसकी योग्यता न हो, अनुभव न हो, मैच्योर न हो जो व्यक्ति, उसको अगर इतने बड़े पद पर बैठा देंगे तो महामहिम प्रधानमंत्री जो हमारे हैं बेचारे, इतने जो प्यार करते हैं जनता को, जिन्होंने एम्स का दर्जा दिया है, हजारों करोड़ रुपए दे रहे हैं, उनका सपना जो है वो अधूरा रह जाएगा। क्योंकि ऐसा व्यक्ति विकास नहीं कर सकता, चाहते हुए भी नहीं कर पाएगा। उसका वो विजन नहीं है, वो अनुभव नहीं है। तब मैंने इनका विरोध किया। मैंने कहा कि आखिर क्या वजह है कि आप इस व्यक्ति को ही एमएस बनाने पर तुले हुए आउट ऑफ जाके, जिसके पास अनुभव ही नहीं। ये तो बहुत बड़ा आप पाप करेंगे, जनता के साथ विश्वासघात करेंगे, धोखेबाजी करेंगे, ये हम नहीं होने देंगे। आप तो 2-4 मिनट चले जाएंगे। इसकी सूचना हमने राष्ट्रपति महोदय को लिखी, प्रधानमंत्री को लिखी, गवर्निंग बॉडी चेयरमैन उनको लिखा, शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, सारे कार्यकारी सदस्य, रजिस्ट्रार, रेक्टर और स्वयं इनको भी एक कॉपी उसकी दी। अब हम आपसे कहना चाहते हैं, उसी डिप्टी एमएस डॉक्टर सौरभ सिंह का प्रोफेसर जो प्रमोशन हुआ वह भी विवादित है। स्टेब्लिश हो गया फैक्ट फाइंडिंग कमेटी द्वारा, इनको आरोप लगे कि इन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स देके गलत तथ्यों के आधार पर प्रमोशन ले लिया। उस कमेटी ने, जिसको इन्होंने बनाया कुलपति जी ने, सिद्ध कर दिया हाँ साहब ये आरोप सब सही हैं। इसके बावजूद आपने उनको डिप्टी एमएस बनाया और अब आप एमएस बनाने जा रहे हैं, और उस कमेटी को छोड़ करके आप दूसरी कमेटी बना दिए अपने चमचों की, ताकि वो लोग उनको बरी करें। उस कमेटी ने उल्टा रिपोर्ट दे दिया। आखिर ये सही हो सही है? डीओपीडी रूल के तहत अगर कोई एक कमेटी फैक्ट फाइंडिंग होती है, दूसरी नहीं बनाई जा सकती, मगर इनका मनमाना है। जैसे लगता है कुलपति जी ने इसको अपनी व्यक्तिगत जागीर समझ रखी है। हम लोग विश्वविद्यालय परिवार के लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मानते हैं कि सब लोग सामने आने में डरते हैं क्योंकि उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है, लेकिन मैं समझता हूं इतिहास में माफ नहीं करेगा यदि हम इसका विरोध नहीं करेंगे। मेरा यह स्पष्ट आरोप है कुलपति जी पे। अब आप भी समझ सकते हैं, कोई व्यक्ति हो सकता है। देखिए सोचिए जरा, एक व्यक्ति जो योग्य नहीं है डिप्टी एमएस, आप डिप्टी एमएस में, उसके ऊपर आरोप है प्रोफेसर गलत ढंग से बना, आप एक्शन नहीं लिए, आप उसको, उसने एमएस के लिए आपने अप्लाई करा दिया, वो योग्य नहीं है, फिर भी आप आउट ऑफ जाके उसको फाइन करना चाहते हैं। इसके माने क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोई न कोई इनका उनका समझौता है, या इनकी कोई दुखती नस है, या कोई ऐसी कमजोर नस है जो उस आदमी के हाथ में है, जो उससे दबाव में किए जा रहे हैं, या कोई न कोई डील है एकदम टेबल। तो माननीय भट्टागर साहब खुल जाइए कि आपकी ये डील है, आपकी लाचारी है, तो हम लोग सोचेंगे। लेकिन ऐसा गलत पाप हम आपको नहीं करने देंगे जो विश्वविद्यालय, चिकित्सालय और इतनी बड़ी जनता के साथ धोखा होगा। हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। चाहे जिस स्तर तक हमें इसके लिए लड़ना पड़ेगा हम लड़ेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री, महामहिम राष्ट्रपति, शिक्षा मंत्री इसमें हस्तक्षेप करेंगे, कार्यकारिणी परिषद के लोग इस पे अवश्य हस्तक्षेप करेंगे और ऐसा इंटरव्यू नहीं होने देंगे। नहीं तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हमें पूरा विश्वास है इस पर कार्रवाई जरूर होगी और इनका ये भ्रष्टाचार रुकेगा। आगे हम आपको करना चाहते हैं। जब मैंने इतना विरोध कर दिया तो मुझे पूरा विश्वास हुआ, पता लगा कि अब ये दूसरा रास्ता अपना रहे हैं, नाम जो इधर से पड़ गया उलट पड़ गया, क्योंकि डील हुई है।
डील खत्म हो जाएगी। तो जो भी डील है उसमें इनको दिक्कत हो रही थी, रात को नींद नहीं आ रही है, तो इन्होंने क्या किया कि हम इसको एडाक में बना देते हैं। स्टैट्यूट 6B2 में A2 में प्रावधान है, जैसे एडाक भी चल रहा है जी। तो ये सोचे माथुर से हटा के इनको एमएन बना दे, हमारा डील पूरा हो गया। मैंने उसके खिलाफ आज फिर राष्ट्रपति जी को लिखा है, सबको लिखा है कि साहब अब ये दूसरी साजिश रच रहे हैं, इनडायरेक्टली बाईपास करके एमएन बनाने चक्कर में यह भी इनकी साजिश हम नाकाम करेंगे, हम इसका भी विरोध करते हैं। सर, जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये देखने को आता है सामने कि जो योग्य व्यक्ति है, किसी भी पद का हो या कोई भी, अगर कहीं एडमिशन लेने कोई जा रहा है या कोई पद अगर कोई लेने जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जब भ्रष्टाचार आ जाता है तो योग्य व्यक्ति भी कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पाता है और वो समाज को अच्छे रास्ते पर नहीं लेके जा पाता है। तो ऐसे में मान लीजिए कि अगर इनको जो अभी ये फर्जी सामने आ रहा है, कुलपति जी अगर उनको सौरभ जी को बना देते हैं एमएस, तो आपकी अगली कार्रवाई क्या होगी, ये हमारे दर्शकों को बताइए। यही हमारे आपके बीच में हम लोग का दुर्भाग्य है, हम विरोध नहीं करते। जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं उनसे ज्यादा दोषी वो हैं जो मूक दर्शक हैं जी। हम अगर जागरूक नहीं होंगे तो ऐसे ही कुलपति भ्रष्टाचार करते रहेंगे। इनकी अनेक कहानियां हैं, मैं सब बताऊंगा आपको। इन्होंने जातिवाद किया है, मेरे पास लिस्ट है, मैं सिद्ध कर दूंगा कि आप जातिवादी हो। मेरे पास ये है प्रूफ, ये लैब को आउटसोर्सिंग कर रहे थे अस्पताल की, उसमें भी इनकी डील थी लाल पैथालॉजी से है। आखिरकार आउटसोर्सिंग लैब की क्यों कर रहे हो? एक और एम्स हो रहा है, पढ़ाई लिखाई का लैब है, जनता की सेवा कर रही है, अच्छी सीसीआई चल रही है, आप सीसीआई को डिस्टर्ब करोगे कि न सीसीआई चाहने का आउटसोर्स किया जाए, न पैथोलॉजी विभाग ने कहा, न तो माइक्रोबायोलॉजी ने कहा। जब विरोध हुआ तो कल अच्छा माइक्रोबायोलॉजी पैथोलॉजी नहीं होगा लेकिन सीसीआई होगा, क्यों? सीसीआई का कोई माई बाप नहीं है, एमएस कमजोर है, डाक है, ये भी हम नहीं होने देंगे। इसके अलावा भी अनेक इनकी ऐसी करतूतियां हैं जो भ्रष्टाचार सिद्ध करती हैं। देखिए, समाज में हमारा आपका भी कर्तव्य है कि कोई गलत करा तो हम विरोध करें। जी बिल्कुल। मोदी जी हमारा साथ देंगे, नहीं तो ईश्वर साथ देगा। मेरे अभी सारे कलीग प्रोफेसर सब तड़प रहे थे, यार ये क्या होने जा रहा है। मेरी आत्मा ने मुझे कहा कि कूदो, मेरी आठी तो उसने बाकी सर्विस। मैं कहा क्या कोई करेगा, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल बाका न कर सके जो जग वही होए। तो मैं विश्वास करता हूं हमेशा इस पद पे योग्य व्यक्ति को बैठना ही चाहिए, तभी जो है कल्याण होगा, हम सबका होगा, संस्था का होगा, जनता का कल्याण होगा। इसलिए अगर ये बनाएंगे, हमें उम्मीद नहीं है कभी हिम्मत करेंगे। अगर हिम्मत करेंगे आग में कूदने की, तो ये मैं आश्वस्त करता हूं उनको कि अगर आप आग में कूदेंगे तो भस्म हो जाएंगे। हम हर रास्ते उतरेंगे, हम अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे, और तब तक हमारे छात्र भी आएंगे, कर्मचारी भी आएंगे, प्रोफेसर भी आएंगे, इनके विरोध में खड़े होंगे। ये हिंदी में अंग्रेजी में इंटरव्यू लेते थे, ये जेएनयू वालों को भर दिए, इधर के सब उनके लिए गधे हैं। यहाँ का पीएचडी स्कॉलर अगर बेस्ट भी है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, नहीं ये लोकल है। महामंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं लोकल को वोकल होइए, वोकल से ग्लोबल बनाइए। ये कहते हैं ग्लोबल को लाइए, लोकल बनाइए, और लोकल को कूड़े फेंकिए। महामहिम भटनागर साहब, अब आपके दिन लग गए, होश में आ जाइए, अपनी आत्मा में झांकिए। मुझे आश्चर्य लगता है, क्या आपकी आत्मा मर गई? आप बातें तो लड़ी लंबी करते थे, बड़ी ईमानदारी करते थे। जेनू में आपको दौलत राम कहा जाता है, क्यों कहा जाता है इसको मैं बाद में खोल दूंगा। दौलत राम आपको पॉपुलरली क्यों कहा जाता है? क्यों? दौलत के अलावा आपको कुछ सोचता नहीं है। अरे आत्मा में झांकिए, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? क्यों आप ऐसे आदमी को एमएस डिप्टी में रखना चाहते हैं जो उस योग है ही नहीं है? इसका माने आप मेरिट को नहीं समझते, आप केवल दौलत समझते हैं, आप डील करके चीजों करते हैं। मेरिट समझते तो एक केस रिपोर्ट वाले को, ऐसे लोग प्रोफेसर होना इन्होंने मेडिकल में, एक केस रिपोर्ट है, पब्लिकेशन नहीं है, बुला के प्रोफेसरों के जबरदस्ती अपने चंबा में बैठा के, अरे इसको इक्वली लिख दो पब्लिकेशन, उनसे समझौता करके प्रोफेसर बनाए, एक्सपर्ट विरोध किया, हाथ पर जोड़ के प्रोफेसर बनाए। तो आप मेरिट यहां दे रहे हो, यहां पर आप न्यूसेंस वैल्यू वालों को प्रोफेसर बना जा रहे हो। ऐसा किया इन्होंने। एक व्यक्ति जो पूरा न्यूसेंस करता रहा है, हमेशा प्रधानमंत्री सरकार गाली देता रहा है, जिसके खिलाफ यहाँ कार्रवाई हुई है, सस्पेंड हुआ था, माफी मांग करके वापस आया, उसको योग्यता नहीं थी, फिर भी इन्होंने उसको प्रोफेसर बनाया, आउट ऑफ वे जाए बनाया, केवल बुला के आपस में समझौता कर लिया कि आप हल्ला मत करो, हमारे खिलाफ मत कोई लिखो, जियो जीने दो, खाओ खाने दो, और उसको प्रोफेसर बना दिया। जी
जैसा सर कि सौरभ जी इस वक्त डिप्टी एमएस के पद पे हैं और उनको अगर अस्थायी रूप से भी कुलपति जी एमएस बनाना चाह रहे हैं, तो जैसे कि आपने इतनी खुलासा किए हैं एमएस का और आप एमएस को लेकर के कुलपति जी का और कुलपति जी के बारे में और भी बातें आपने बताई, तो काशी टाइम्स सर आपसे ये जानना चाहता है कि क्या हॉस्पिटल में कोरोना काल के दौरान जो डॉक्टरों को सही से वेतन नहीं मिल पा रहा था, इसके अलावा जो डी ग्रेड की नौकरियां हैं बीएचयू हॉस्पिटल में एमटीएस वगैरह की, उसको भी सर सरकारी तौर से यहाँ पर नहीं कराया जा रहा है नियुक्ति, सिर्फ एडहॉक बेसिस पे कंपनी के थ्रू, उनको भी सही से पैसा पेमेंट हर महीने नहीं मिल पाता है। उसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे, क्या वो भी भ्रष्टाचार के पात्र बनते जा रहे हैं जितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं? देखिए, ये सिस्टम होता है जी, मैंने आप बता दिया ना कि अगर किसी सिस्टम का इंचार्ज हेड जो है वह खुद विजन वाला और उस योग्यता वाला न हो जिस पद पर बैठा हो, जी, जिस पद पे आप बैठे हैं, आप बहुत अच्छे सर्जन हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं विषय के, मगर प्रबंधन, हॉस्पिटल प्रबंधन आज के डेट में एक अलग विधा है, अपने आप में बहुत ही विशेषज्ञ की जरूरत है उसके लिए। ऐसे लोग आप बैठाएंगे तो बेचारे वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ऊपर से जब ऐसे कुलपति हो, जब ऐसे हो प्रशासन लोग हों जहां बिल ने पास हो, तो एमएसपी अकेले क्या करेगा, दौड़ता रहेगा। वो इतना मिसमैनेजमेंट हुआ है कोरोना पीरियड में, हम लोग शर्मिंदा हैं। मुझे भी शर्म आती है सुन के पोजीशन कि अस्पताल में कितनी दुर्व्यवस्था हो गई है। उस दुर्व्यवस्था के लिए मैं सिर्फ चिकित्सा अधीक्षक को दोषी नहीं मानता, पूरे सिस्टम में फॉल्ट है, क्योंकि हमारा वाइस चांसलर नहीं गड़बड़ है। वो खुद नहीं विजिट करते थे, वो पहले दिल्ली में बैठे थे, जब एचआरडी मिनिस्टर डाटा अरे आप यहाँ क्यों बैठे हो, तब ये बाइक कार भाग के आए। उसका अब धीरे गायब होते हैं तो झंडा नहीं उतरने देते हैं, कहते कैसे लोग जान जाते मैं गए हूं, वही झंडा है साहब, झंडा मत उतारा करो। बीच बीच में कई बार ये गए हैं, झंडा जहां का तंग लगा है। जहां ऐसा कुलपति हो जो खुद अनैतिक कार्य में लिप्त हो, वहां पर संस्था क्या होगा, वहां पर ऐसे ही स्थिति रहेगी। जहां तक आप आउटसोर्सिंग एमटीएस बात किए, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उनको भी तनख्वाह इसलिए नहीं मिलती ठीक से कि जो कंपनियां आई हैं वो कंपनियों की हैसियत नहीं है ऐसे लोग तनख्वाह देने की या मैनेज करने की, वो पैसा लेकर रखना चाहती हैं। इनमें बहुत सी और चीजें हैं जिसको हम लोग यहाँ विस्तृत रूप से बात नहीं कर पाएंगे। जी, ऐसे में सर काशी टाइम्स भी अपील करता है अपने दर्शकों को और युवाओं को और तमाम अधिकारियों को कि आप सर के इस मुहिम के साथ जुड़िए कि जो एमएस जैसा इतना बड़ा पद है जो कि हॉस्पिटल पूरा संभालता है, तमाम मरीज आते हैं, पूर्वांचल का इतना बढ़िया हॉस्पिटल है, लोग दूर दूर से आते हैं, गरीब परिवार के भी आते हैं, सामान्य परिवार के भी लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं सर वो एक आशा लेकर के अपनी आते हैं कि यहाँ आऊंगा मैं और मेरा इलाज जो है एकदम विधिवत और अच्छे से होगा। तो ऐसे हॉस्पिटल में जब अगर एमएस ही बढ़िया नहीं मिलेगा, अगर अयोग्य मिलेगा, तो कहीं ना कहीं पूरी सिस्टम गड़बड़ हो जाती है। और कोरोना काल में भी तमाम ऐसी खबरें हर माध्यम से निकलकर सामने आ रही थी कि तमाम गलत काम हो रहे हैं और लोगों को परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। तो सर आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या अस्थायी रूप से एमएस के पद पे बैठने के कारण ये सब तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही थी? देखिए, वो तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ही। दूसरा देखिए कितना दुर्भाग्य है हम लोगों का, माननीय प्रधानमंत्री जी इतने उदार है, वो हर प्रकार से खजाना देने को तैयार है अस्पताल को। जी, हमको लेने नहीं आता, हमको उसका सदुपयोग नहीं करने आता। जो चीज 2.5 साल में होनी चाहिए थी हम नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पा रहे हम लोग? क्यों कुलपति जी को खुद ही नहीं पता है कैसे आगे बढ़ना है। आप मंत्रालय पैसा देना चाहता है, स्वास्थ्य मंत्रालय देना चाहता है, एम्स का स्टेटस मिल गया। आप बताऊं, दिसंबर 2019 में जब एम्स का स्टेटस मिल गया, जो हम बोले थे 65 बात, सारे टीचर्स को एम्स की कंडीशन मिलनी चाहिए, तनख्वाह मिलनी चाहिए, एम्प्लॉइज मिलना चाहिए, नर्सिंग मिलना चाहिए, टेक्निकल मिलना चाहिए, सारी सुविधाएं क्यों नहीं अभी तक आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? साल भर होने जा रहा। जी सर, जब आप उनको इंसेंटिव देंगे, उनको फैसिलिटीज बढ़ाएंगे तो उनसे अच्छा काम भी ले सकते हैं। वो काम रिसर्च ग्रांट है, ट्रेवल ग्रांट है अध्यापकों को, आप उस समय साथ बैठे जी, क्योंकि उसमें आपको कोई दौलत नहीं मिलनी है। जहां मिलनी है नियुक्ति करो, दकादर किसका कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अभी देखिए ऑनलाइन इंटरव्यू करते रहे, स्पोर्ट्स बोर्ड वगैरह में हमको खबर है, कंफर्म ये लोग स्क्रीन शॉट रखे हैं। ये जाते देते तो इनका एक क्लर्क है, नाम सब लोग जान गए उसका, वो बैठ के इंटरव्यू ले रहा था अकेले, और एक्सपर्ट बाहर है। कई कैंडिडेट निकाले हो तो वो बैठा था, फला क्लर्क है। तो जहां ये ऐसी आवाज सुनी है, सारे एक्सपर्ट वही क्लर्क फोन कर बुलाता है
तो आप सैंक्टिटी जो होती है, जो गोपनीयता है, उसको भी ताक पर दिए हैं, भंग कर दिए आपने। वो जिसको चाहे बताएगा एक्सपर्ट के बारे में। एक क्लर्क को आप कहते हैं एक्सपर्ट बोलाओ, क्योंकि 9 बजे 10 बजे बाद शायद आप होश में नहीं रहते हैं। आखिर आपने एक्सपर्ट से बात की जाती है। वो आदमी इतना महत्वपूर्ण हो गया है क्या पूरे बीएचयू में वही संचित है। तो ले दे के मेरा ये कहना है कि जनता को आगे आना चाहिए, विश्वविद्यालय परिवार को आना चाहिए कि जब महामहिम प्रधानमंत्री माननीय देने को तैयार है तो भी इस अस्पताल आईएमएस का विकास क्यों नहीं कर हो रहा है, क्योंकि यहाँ लीडरशिप है ही नहीं है। किसी में वो विजन नहीं है, वो इनिशिएटिव नहीं है, जिनमें है उनको मौका नहीं दिया जाता। हमारे साथ ओपी उपाध्याय सर बैठे। मैं एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो कि इस समय बीएचयू के स्टूडेंट हेल्थ सेंटर में सीएमओ और पूर्व एमएस भी रह चुके हैं, और इनका लगातार कहना है, और सर खुद हमारे कैमरे के सामने इतनी बड़ी बात कह रहे हैं और कुलपति को चुनौती दे रहे हैं कि आप इतनी सारे भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त हैं। तो सर कहीं ना कहीं आपके ऊपर कुलपति या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी आला अधिकारी हैं, क्या आपके ऊपर कोई दबाव भी ये लोग इस दौरान बना रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी है? देखिए आप बताऊं, ये तो मैं बहुत पुराना पहले दोस्त किया हूँ जी। जब कोई कुलपति गड़बड़ किया मैंने किया, मेरा इतिहास नून है जी इस बारे में बहुत बदनाम हूँ, मगर मैं डरता नहीं हूँ। अब किसी की हिम्मत नहीं मुझे डराने नहीं आए। हाँ, जिसकी हिम्मत जो हो, जितनी कलम में ताकत हो, एक्शन ले ले। हम तैयार फेस करने के लिए। पहले बताओ मेरे जो आरोप लगा रहा हूं क्या वो गलत है? पता लगाओ। 6 जो शार्टलिस्टिंग आप कराए, 6 में 5 लोग अयोग्य हैं कि नहीं है। अब रिकॉर्ड आप बदल दो तो बात दूसरी है, अपनी आत्मा को मार दो। इसलिए मुझे डर नहीं है, किसी की हिम्मत भी नहीं मेरे ऊपर दबाव बनाने की। हमारे साथ आप सर को सुन रहे थे। सर ने आप सभी दर्शकों को पूरी विस्तार से जानकारी दी, और कहीं ना कहीं सर ने ये बात जरूर कही है कि हम आज के युवा और तमाम आला अधिकारी जो इस मामले से जुड़े हुए हैं, उन्हें सर के साथ जुड़ना होगा, सर की बात को समझना पड़ेगा, और इस बात को एमएस का पद, जो कि हॉस्पिटल का बहुत बड़ा पद होता है, कहीं ना कहीं छोटा सा इलाज हो या बड़ा सा इलाज हो, उसमें एमएस का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि हॉस्पिटल ऐसा संवेदनशील जगह है जहां थोड़ी सी भी लापरवाही किसी की जान ले सकती है। इसलिए आप सभी दर्शकों से काशी टाइम्स और मैं दीपक राय खुद अपील करता हूं कि इस मुहिम में आगे बढ़िए और हिस्सा लीजिए। कहीं ना कहीं कोई किसी के साथ गलत काम न हो, गलत व्यक्ति न इस पद पर बैठे। इसलिए आपसे हम अनुरोध करते हैं कि चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसमें लाइक करिए और शेयर करिए, और इस एमएस पद की जितनी भी बड़ी बातें हैं और खुलासे हैं, हम सर के साथ और तमाम जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाएंगे और साझा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ काशी टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।